हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ ही सारे पूर्व अनुमान भी फेल हो गए हैं। सूबे में एक बार फिर से प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की वापसी हुई है। इतिहास भी बना है। अक्सर ऐसे मौके कम आते हैं कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद किसी भी पार्टी के लिए वापसी काफी मुश्किल होती है, खासकर हरियाणा जैसे राज्य में। दरअसल हरियाणा के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है। एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नजर नहीं आई और अब कांग्रेस हार पचा नहीं पा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, जो 2019 के चुनाव की 330 सीटों से 63 कम है। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। कयास लगाए जाने लगे थे कि अब बीजेपी का ग्राफ उतर गया है। हरियाणा की जीत से पार्टी को बूस्ट मिला है, जिसका असर अगले 3 महीने के भीतर होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग दशहरे के बाद महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 6 राज्यों की 28 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी साथ में हो सकता है। चुनाव लिस्ट में अगला नाम दिल्ली का भी है, जहां पर विधानसभा का कार्यकाल जो है 23 फरवरी 2025 को खत्म होगा। विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यूपी में 10, राजस्थान में 6, पंजाब में 5, बिहार में 4 और मध्य प्रदेश में भी 2 और छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर उपचुनाव होना है। इनमें पंजाब छोड़कर सभी जगह पर बीजेपी सत्ता में है। लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से लड़ने के साथ कैंडिडेट का लोकल कनेक्ट ही चुनाव नतीजे तय करेगा। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। ये जश्न ढोल नगाड़ों के साथ नाचते, मिठाई बांटकर खुशी का इजहार करते बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए 8 अक्टूबर मंगलमय रहा। मंगलवार को आए चुनाव परिणामों ने उस वक्त सबको चौंका दिया, जब एग्जिट पोल और शुरुआती रुझानों के बाद एकाएक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही बीजेपी ने बहुमत के साथ प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया और पूर्ण बहुमत हासिल किया। हरियाणा लोकसभा चुनावों से जो कांग्रेस खुश थी और एग्जिट पोल के बाद शुरुआती रुझानों से कांग्रेस अति उत्साहित नजर आ रही थी, दिन बढ़ते बढ़ते कांग्रेस रुझानों में 60 से नीचे पहुंच गई और बीजेपी की सीटों का ग्राफ डबल हो गया। हार ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और जीत ने तीसरी बार हरियाणा की चौधर बीजेपी के नाम कर दी। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना, पहलवानों का आंदोलन जैसी अड़चनों से पार पाते हुए आखिरकार बीजेपी ने कैसी जीत हासिल की, ये जानना बेहद जरूरी है। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे फैक्टर्स पर नजर डाले तो किसानों की नाराजगी से पार पाने में बीजेपी कामयाब रही। चुनाव से ठीक 3 महीने पहले बीजेपी ने 24 फसलों पर एमएसपी लागू की। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया। अग्निवीर योजना से युवाओं की नाराजगी को बीजेपी ने कंट्रोल किया। बीजेपी ने अग्निवीर को हरियाणा में रोजगार की गारंटी दी। बीजेपी का ये दाव चुनाव जीतने में कामयाब रहा। बीजेपी ने कांग्रेस काल में भर्तियों के मुद्दे को जमकर उठाया। पर्ची खर्ची के आधार पर नौकरियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। युवाओं को पारदर्शी नौकरियां देने का जमकर प्रचार किया। आने वाले समय में 2 लाख भर्तियां देने का वादा किया। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। महिलाओं को हर महीने 2100 देने का वादा रंग लाया। मनोहर लाल के बाद नायब सैनी की छवि भी ईमानदार रही है। सीएम की बेदाग छवि ने लोगों का मन जीता। चौतरफा विकास की बयार ने जीत दिलाई। हरियाणा में बीजेपी की जीत के इन फैक्टर्स के अलावा भी पीएम मोदी का जादू धरातल पर रंग लाया, जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस शासन और बीजेपी शासन में अंतर के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया था। वहीं इस उलटफेर के पीछे का कारण
गैर जाट वोटों के ध्रुवीकरण को भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर ये फैक्टर्स बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में 4 चांद लगाने का काम कर गए और हरियाणा वासियों ने अपना फैसला जाहिर कर दिया। हरियाणा में फिर एक बार नायब सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं इस मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट एके मिश्रा, जिनसे हम बातचीत करेंगे और बीजेपी की हरियाणा जीत पर मायने समझेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक ये जानकारी पहुंचा दें, हरियाणा में बीजेपी के हैट्रिक के मायने क्या है। जाट वोटरों का समर्थन जो है एक बड़ा फैक्टर माना गया। एंटी मोदी नैरेटिव ध्वस्त हुआ, जिसे बनाने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा था। और साथ ही साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार से काफी फायदा देखने को मिला। नायब सैनी वाला दांव जो है बीजेपी का, वो भी हिट साबित हुआ है। नायब सैनी से एंटी इनकम्बेंसी जो है वो खत्म हुई है, जो लोगों के अंदर देखने को मिल रही थी। हुड्डा की हवा नहीं चली। तो हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट एके मिश्रा जी बने हुए, उनका रुख कर लेते थे। एके मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जी भारत पर। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि जिस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आए हैं और जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे, उसके बाद आपका पहला रिएक्शन क्या है? क्योंकि लगातार अब यह भी कहा जा रहा है कि जो आज का वोटर है वो साइलेंट वोटर है और जिस दिन वो बूथ पर पहुंचता है उसी दिन वो डिसाइड करता है कि उसे करना क्या है आखिर। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा पहला रिएक्शन जिस दिन वोटिंग पड़ रही थी उस दिन भी मैंने संभावना व्यक्त की थी कि कहीं ये मध्य प्रदेश 2 या छत्तीसगढ़ 2 न हो जाए, क्योंकि भारत की जो राजनीतिक विविधता है वो अपने आप में बड़ी जबरदस्त है। तरह तरह की भाषाएं, खाप पंचायत, ये जाति, ये बिरादरी। इससे सबक क्या मिलता है, सीखने और समझने वाली बात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ भी गए थे, बोले थे भाई बटोगे तो कटोगे। वेद में, ऋग्वेद में कहा गया है संगच्छध्वम संवद्धध्वम संभो मनासी जानता, यानी सब लोग एक साथ चलो, जाति बिरादरी सबको भूल के। बात जब जब राष्ट्र पे आती है, हमारे अंदर हमारे समाज में मतभेद हो सकता है, लेकिन बात जब राष्ट्र की होगी, राष्ट्र के हितों की होगी, तो संगच्छध्वम संवद्धध्वम ये हरियाणा की जनता ने, हरियाणा मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां के सारे जाट भाई, सारे बिरादर जितने भी हैं, वो धर्म और राष्ट्र की तरफ खड़े हो गए। और विदेशी शक्तियों का मतलब कोई अंग्रेज ही नहीं, जो इस देश के बारे में चिंतन नहीं करती हैं, जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस हो गए, जिनको बाहर की चीजें बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, वहीं से आइडियोलॉजी लेना, उनको बढ़िया जवाब दिया गया। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका आउटकम समझिए। जितने तरीके की भ्रांतियां चल रही थी, एक तो हमने बताया कि भारत के इतिहास और कल्चर से रिलेटेड जो भ्रांतियां थी वो दूर हो गई। भाई हम सब एक हैं, हिंदू के लिए एक है, राष्ट्र के लिए एक है, सनातन और राम के लिए एक है। दूसरी जो सबसे बड़ी भ्रांति दूर हुई, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी उन्मुक्त विश्वविद्यालय, उन्मुक्त शब्द पे ध्यान दीजिएगा। पढ़े हुए जो पत्रकार और जो एनालिस्ट है, जो कांग्रेस की आंधी और तूफान ला रहे थे, 60 सीट दिला रहे थे, इंक्लूडिंग राहुल गांधी भी, उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भारत को हवाई जहाज में या अमेरिका में एल्हान उमर के साथ बैठ करके आप नहीं समझ सकते हो। अंग्रेजी में चर्चा करके आप भारत और भारत के लोगों को, भारत की परंपराओं को नहीं समझ सकते हो। उसके लिए आपको गांवों में, नदियों में, तालाबों में जाना पड़ेगा, तब आप भारत को समझेंगे। भारत कोई एक भौगोलिक एंटिटी नहीं है कि आपने शिमला में घर बनवा लिया, घूम लिया, आप भारत को समझ लिए। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई, ये वही पत्रकार जो बोल रहे आरएसएस और बीजेपी में रिफ्ट पड़ गया, दरार पड़ गई, मोदी की छुट्टी, इनकी छुट्टी, ये दरार जो पैदा कर रहे थे, फूट डाल रहे थे, उनको भी बढ़िया सबक मिला। कहीं कोई रिफ्ट नहीं है, कहीं कोई दरार नहीं है। मतभेद होना सनातन में एक बहुत खूबसूरत परंपरा है। शास्त्रार्थ इसीलिए होते थे, वाद विवाद विचार इसीलिए होते थे। तो मतभेद होना हमारे लिए कोई दरार की बात नहीं है। ये उन लोगों को समझ लेना चाहिए जो ये अफवाहें उड़ा रहे थे। चौथी इंपॉर्टेंट जो सबसे खूबसूरत आउटकम है इस इलेक्शन का, यानी पूछेंगे जी बीजेपी का प्लान क्या है, आगे क्या होगा, सब लोगों के मन में अब आगे क्या होगा, बीजेपी आरएसएस क्या करेगी? साहब कुछ नहीं करेगी। बैक टू बेसिक्स, वापस अपने सिद्धांतों पे ये लोग आ गए हैं। बैक टू बेसिक्स का मतलब घर घर जाइए, कार्यकर्ताओं से टच में रहिए, संगठित होकर के काम करिए। मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने कहा बैक टू बेसिक्स, इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, बैक टू बेसिक्स में वापस आना चाहूंगा। क्या हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो हावी रहा इस चुनाव में?
क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जिक्र करूं, 21 विधानसभाओं में उन्होंने 14 जनसभाएं की हैं और वहां पर प्रचार प्रसार किया पार्टी को लेकर। हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने काफी जोर शोर से उठाया, हिंदुओं को एक होने की बात कही। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो भी गेम चेंजर रहा बीजेपी के लिए? आपके इस सवाल का जवाब मैं सवाल से ही देता हूं। राहुल गांधी ने मुद्दा क्या उठाया? किसान का मुद्दा उठाया, पहलवानों का मुद्दा उठाया, हरियाणा और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने जलेबी का मुद्दा उठाया। ये मुद्दे चले कि नहीं चले? यानी विपक्षियों ने जितने मुद्दे उठाए थे वो चले, नहीं चले, धराशायी हो गए। तो इसका मतलब है हिंदुत्व का, सनातन का, राष्ट्र का। आप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जा करके उल्टी सीधी बातें, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में हिंदुत्व ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर जनता को जरा सा भी, मैं आज भी बोलता हूं, हरियाणा के खाप पंचायत, वहां की जितनी बिरादरें हैं, कितने भी सर फुटा हुआ लोटी रहे, लाठी लेके लड़ते रहे, लेकिन बात जब धर्म, सनातन और राष्ट्र की आएगी तो सब एक हो जाते हैं। हरियाणा के लोगों का, जाटों का बलिदान अभी राहुल गांधी को पता नहीं है सनातन को बचाने के लिए। और ये जो आया था वहां से लड़ने के लिए, मथुरा को बचाने के लिए, 10,000 जाटों ने जो है अपनी जान दे दी थी। और जब तक एक जाट बचा था तब तक उसकी अब्दाली की सेना एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई मथुरा को बचाने के लिए। तो ये भूमि दिव्य भूमि है, यहाँ मुद्दा ही एक है। देखिए साहब, एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, एक आम भारतीय, महाराणा प्रताप इसलिए घास की रोटी नहीं खाए थे कि चावल या गेहूं वगैरह जो है 2 रुपए किलो महंगा हो गया था। घास की रोटी क्या उन्होंने महंगाई के लिए किया था? सिद्धांतों के साथ हमारे पूर्वजों ने, इस देश के लोगों ने समझौता नहीं किया है। 2 रुपए आलू महंगा हो गया, इसके लिए कोई अपना वोट नहीं बेचेगा। बात अगर राष्ट्र की हो, सनातन और हिंदू। ठीक है, मतलब ठीक है मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो सनातन का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, वो बढ़ चढ़कर बोला चुनाव में, जिसका असर रिजल्ट के माध्यम से हमें देखने को मिला। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त जी भारत को देने के लिए।